पूछूंगी कि जीत के बाजीगर, राजनीतिक रणनीतिकार, जीत के निर्माता, इन सब नामों में से कौन सा नाम आपको पसंद है, क्योंकि यही नाम आजकल आपके लिए चल रहे हैं। देखिए, जीत जीत होती है और ये कोई भी नारा, मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं उस नारों से, उस उपमा से। कोई जीत नागरिकों की होती है, हरियाणा की जनता की हुई। जीत एक पार्टी की, जो पार्टी 10 साल से काम कर रहा है, दायित्व में है, उनकी विचारों की जीत होती है, प्रोग्राम्स की होती है, पॉलिसीज की होती है, नेतृत्व की होती है। उसमें अनेकों लाखों कार्यकर्ता लगते हैं, विभिन्न भूमिका में काम करते हैं, इसीलिए कोई व्यक्ति की जीत नहीं होती। और जो मेरे जैसे एक सामान्य भूमिका में रहने वाला कार्यकर्ता की जीत कोई व्यक्तिगत रूप में जोड़ना कोई अमर्यादित होगी। हरियाणा के नागरिकों की जीत हुई है, उन्होंने बहुत मैच्योर मैंडेट दिया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रोग्राम, पॉलिसी और सर्वोपरि हम लोगों की नेता, देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश की नागरिकों की जो आस्था है, हरियाणा ने उसको दोहराया। धर्मेंद्र जी, लोग यही कहते हैं कि यही आपकी खूबी है कि आप पर्दे के पीछे से ऐसा काम कर जाते हैं, लोगों को, सामने वाले को पता नहीं चलता है, और जीत जहां पर हार होती है वहां से आप जीत खींच के ले आते हैं। तो ये आपके लिए कहा जाता है। मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि हरियाणा में जो अप्रत्याशित नतीजे आए, बहुत से लोगों ने सोचा था, एग्जिट पोल्स ने जो दिखाया कि वहां पर सरकार कांग्रेस की बन रही है, जब लोग अपने टीवी के सामने बैठे तो सरकार बन गई बीजेपी की, और वो तीसरी बार हैट्रिक। उसके पीछे के निर्माता धर्मेंद्र जी हैं। तो मैं धर्मेंद्र जी एक चीज आपसे जरूर कहूंगी, ये चक्रव्यूह जो आपने रचा, इसकी इनसाइड स्टोरी जरा हमारे लोगों को जरूर बताइए। देखिए, हरियाणा में हम लोग जब काम शुरू किए, 4 जून को लोकसभा की नतीजा आया। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट होते हैं। 2019 में पार्टी को 10 से 10 लोकसभा में विजय हुई थी। 24 में वो घट के 5 हो गया। उसी में हमारे प्रतिद्वंदियों के मन में एक फॉल्स कैलकुलेशन उनके मन में आ गया कि हम आ ही गए, इसलिए उनकी ताकत जितना नहीं था उससे ज़्यादा उत्साही थे। और बारीकी से 2024 जून की नतीजे को, लोकसभा की नतीजे को आप देखोगे, भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूँ, हरियाणा में वो अपने पैर मजबूती के साथ जमा चुका है। एक प्लान, प्रोग्राम, अच्छे गवर्नेंस के कारण मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में 10 साल अच्छे काम हुए। हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीते 6-8 महीने में अपना एक नयापन उभार के लिए आ पाए थे। और मैं सर्वोपरि कहूँ कि वहाँ हरियाणा की जो मूल चरित्र है, किसानों की, सैनिक प्रांत है, नौजवानों की अपना एक एस्पिरेशन है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी से मन से जुड़े हुए थे। कभी कभी चुनाव प्रबंधन में थोड़ा बहुत एक बड़ा चुनाव में हमारी कुछ असामंजस्य होती है, थोड़ा सा ही असामंजस्य 24 की जून की चुनाव में हरियाणा में हुई थी। पार्टी ने कोई भी एक जिसके पास ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी होगा, जो समीक्षा ठीक से कर पाएगा कि मेरे प्रॉब्लम एरिया कहाँ था, पार्टी ने उस चैलेंज को पॉजिटिव माइंडसेट पे लिया। और जो जो चुनौती था, कई सारे इंटरनल रिफॉर्म की आवश्यकता थी, कई सारे पार्टी की कठिन निर्णय करने की आवश्यकता थी, कई सारे चीज़ों की एक फोकस तरीके से काम करने की आवश्यकता थी। चुनाव जीतने के लिए एक पार्टी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो करना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की कमिटेड ऑर्गेनाइजेशनल क्लैरिटी रखने वाले कार्यकर्ताओं की एक बड़ा टोली, वो सारे काम को किया, मिलके किया, मन लगा के किया और नेतृत्व पे भरोसा रख के किया। हरियाणा की जनता ने उसको स्वीकृति दिया। धर्मेंद्र जी, बहुत से लोग हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं, वो स्वाभाविक भी है, लेकिन उड़ीसा में जो जीत मिली, और उड़ीसा में भी जीत के पीछे एक बड़ा भागीदारी और एक बड़ा रोल रहा, वो धर्मेंद्र प्रधान जी का रहा है। अब उड़ीसा में जो जीत मिली, आपको लगता है वो सही मायने में एक बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि वहां पर आप लोगों के पदचिन्ह पड़े, जो जहां आप खाता खोलना चाहते थे वहां पर सरकार बनी? उसके बारे में जरूर बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की एक नया रिसर्जेंस हुई देश में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में,
तब भी भारतीय जनता पार्टी उस प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी था। सही बात। 19 में जब हम लोग दूसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस चुनाव में बीजेपी नंबर 2 पार्टी हुआ। और मैं वहाँ की सामाजिक जीवन से जुड़ा हूँ, वहीं से आता हूँ। और मेरा 2014 के बाद एक पंचायत चुनाव हुआ, 2017 में, 2019 में एक चुनाव हुआ। ये सारे चुनाव में एक पैटर्न था। वहाँ एक स्थानीय नेतृत्व था, हमारी पार्टी की अपना एक ताकत थी, लेकिन उसके ऊपर कॉन्सिस्टेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऑल इंडिया एक्सेप्टेंस रेटिंग अगर सबसे कोई 2-3 प्रांतों में होता था, उड़ीसा में होता था। मोदी जी के ऊपर वहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ा भरोसा था। वहाँ की स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार, खराब शासन प्रणाली, मिस गवर्नेंस और लोगों के प्रति संवेदनहीनता की एक आप पीक तक को पहुंच चुके थे। उसके ऊपर लोगों की नाराजगी था। भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के नाते 2019 में उभर चुका था और 2024 आते आते पार्टी ने तय किया हमें एक पूरी ताकत लगा के वहाँ सामर्थ्य दिखानी है। वहाँ की जनता के सामने एक हमने ऑल्टरनेटिव आइडिया दिया, ऑल्टरनेटिव कल्पना रखा, उड़िया अस्मिता, क्योंकि वहाँ उस प्रदेश में उड़ीसा की नेतृत्व को हड़पने का एक बैकडोर एंट्री का एक प्रयास हुई थी। उसके ऊपर एक रिएक्शन था समाज में। भारतीय जनता पार्टी उड़िया अस्मिता जो हमारी देश की सभ्यता है, With this collective experience of the visuals and sound, the Bravia TV experience. हम एक राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र, एक राष्ट्र मजबूत राष्ट्र की मान्यता के साथ साथ बहुविध भावनी लोग थे। उसको भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद एक राज्य की सांस्कृतिक पहचान को, जो इस बार चुनाव के पहले खतरे में था, उसको स्वीकृति दिया। प्रधानमंत्री जी ने हमें अनुमति दिया और खुद उस विषय में कहा कि उड़िया अस्मिता को हम हनन नहीं होने देंगे। इसको जब खुद प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डिफेंस मिनिस्टर साहब, ये सब जब उसको मुद्दा बनाए और वहाँ के स्थानीय नेतृत्व उसको जब मुद्दा बनाया, उस पर उड़ीसा के लोग भरोसा किए। देखिए, मेरा एक ब्रॉडली मानना है, राजनीति एक डायनेमिक चीज़ है। लोग अच्छे विकल्प की तलाश में रहते हैं, वो भी होनी भी चाहिए। राजनीति में कोई भी पार्टी की कभी भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इसलिए राजनीतिक पार्टी भी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट में विश्वास रखेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको पॉलिसी बनाई है। उड़ीसा में भी लोगों के साथ जिनके हाथ में दायित्व था, उन्होंने नाइंसाफी किया था, उन्होंने उनके प्रति संवेदनहीनता की रुचि दिखाई थी। इसके उत्तर वहाँ की जनता ने दिया, बीजेपी को चुना। पर धर्मेंद्र जी, जो बात आप कह रहे हैं उसी से सवाल भी निकलेगा आपके लिए। जब आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, तो बहुत से आपके विरोधी कहते हैं कि बीजेपी एक मोनोपोली स्टैब्लिश कर रही है और इसीलिए उन्हें भी हटाने की जरूरत है, वो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली इन दिनों में देश में डेमोक्रेसी की 2 डेफिनेशन कुछ लोगों ने बना लिया। वो जीतेंगे तो डेमोक्रेसी की विजय हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की विजय हुआ, वो हारेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ और डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हुई। ये तो चुनाव की प्रक्रिया, हम हारे भी ना, अनेक राज्य में हम हारे, लोकसभा में हमारी सीट घटी, एनडीए की बहुमत आई, इसको स्वीकार करनी चाहिए। जिन्होंने डेमोक्रेसी को एक मुद्दा बनाया था पिछले लोकसभा के चुनाव में, जिन्होंने आरक्षण को एक मुद्दा बनाया था, उन्होंने हरियाणा के चुनाव आते आते कहा, कभी कभी मैं कुछ स्पोक्स पर्सन को, कुछ नेताओं को कांग्रेस पार्टी की देखता हूं, वो कहते हैं राहुल गांधी ने कब कहा हम आरक्षण को खत्म करेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड आपकी चैनल पे कहता हूं, राहुल गांधी जी स्वभावतः एक अनडेमोक्रेटिक व्यक्ति है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति है। उनको भारत की मूल आत्मा के साथ कोई लगाव नहीं है। संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, संसद में भी आते हैं, संविधान कहता है आरक्षण है, संविधान आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यहाँ नहीं, अमेरिका में जाके कहा अगर हम चुनाव जीतेंगे तो भारत में आरक्षण को खत्म करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई बंद कमरे में उन्होंने नहीं कहा था, कैमरे के सामने कहा था। उनको बड़े घर के लोग हैं, झूठ बोलने से भी कुछ लोग उनको सच मानते हैं, यही उनकी विडंबना। कुछ उनके साथ साइकोफैंट,
कुछ चाटुकार, इस प्रकार के सामंतवादी लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। ये उनके एक मानसिक दिवालियापन और भ्रम की स्थिति है। इसीलिए जब खुद हार जाते हैं वो अनडेमोक्रेटिक अप्रोच ले लेते हैं। आपको लग रहा है एक चाटुकार लॉबी उनके इर्द गिर्द रहती है, उन्हें बोला जाता है करिए, लेकिन समझ नहीं पाते। देखो, ये बात नई नहीं है। समाज में कई पुराने इतिहास को देखो, कई लोगों के हाथ में सत्ता रही लेकिन उनको दिवालिया भी कहा गया है। दिवालिया इसलिए कहा गया कि उन्होंने सही सलाहकार नहीं रखा, खुद सही समझ उनकी समाज और परिस्थिति के बारे में नहीं होती थी। जिनकी खुद की समझ नहीं है, खुद ऐसे लोगों के वो घिरे रहते हैं। सामंत रियलिटी से दूर रहते हैं, वो फ्यूडल है। आज कांग्रेस पार्टी फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा चलने वाले पार्टी है। इनकी कोई प्रजातांत्रिक पद्धति पे विश्वास होता तो ये हसर उनका आज ना होता। अच्छा धर्मेंद्र जी, बहुत से लोग जो बीजेपी के चुनाव जीतने की स्ट्रैटेजी की प्रशंसा करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि क्या बीजेपी अब एक इलेक्शन जीतने वाली मशीन बन गई। अब इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, इसको आप नेगेटिवली भी ले सकते हैं। आप लोगों ने मध्य प्रदेश में तस्वीर एकदम से बदल दी, वहां फिर सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में फिर सरकार बनी, हरियाणा में फिर सरकार बनी, अब हमारी बारी महाराष्ट्र की है, झारखंड की है। तो ये जो आप कर पा रहे हैं, बीजेपी जैसे हारी हुई बाजियों को पलट देती है। अब इसकी मैं तारीफ कर सकती हूँ, बहुत से लोग तारीफ करेंगे, बहुत से लोग कहेंगे ये कर कैसे रहे। देखिए, ये होती है जब आपकी प्रतिबद्धता होती है, आप एक मिशन से जुड़े रहते हो, आपकी कमिटमेंट होती है, तब जाके आप कर पाओ। भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने शुरू में कहा, क्यों हम चुनाव जीते, क्योंकि हमें स्पष्ट है कि हम चुनाव जीतना क्यों है। तिजोरी भरने के लिए नहीं, दामाद की संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं, कुछ लोगों को एमएलए बनाना, कुछ लोगों को एमपी बनाना, एक मंत्रिमंडल बनाना, ऐसो आराम से रहना, इसीलिए हम सरकार नहीं बनाते हैं। मेरे नेता, मेरे प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेते हैं। ये किसको प्रशंसा करने लायक बात है या इसको कोई आपत्ति करने लायक बात है? हम आनंद में नहीं रहते हैं, हम दूसरे की आनंद से आनंदित होने वाले लोग हैं। अगर हमारी प्रतिबद्धता, हमारी मेहनत, हमारी पसीना किसी को पसंद नहीं है, उनको मुबारक, वो अपना मौज मस्ती कर। लोग तो यहाँ चुनाव लड़ते हैं, दूसरे तीसरे दिन नतीजा आने के पहले विदेश घुमाते हैं। क्यों जाते हो भाई? इस देश के प्रति लगाव नहीं है, इस देश की समस्या को आपको समझना नहीं है। हारना जीतना तो लगे रहता है, कुछ लोगों को उस देश के साथ जुड़ाव नहीं है। प्रॉब्लम है ये। आज ऐसा होने नहीं चाहिए। हमारी जो प्रतिद्वंदी है वो भी मजबूत रहे, वो हमको आलोचना करे, टीका करे, टिप्पणी करे। ये तो प्रजातंत्र की तकाजा है, आवश्यकता है, हमें आपत्ति नहीं। लेकिन आप विदेशी ताकत के साथ जुड़ोगे, विदेश भूमि में भारत को नीचा दिखाओगे, आप मानोगे कि भारत की जनता आपका प्रशंसा करेगी। ये आप जो मुगालत में हो, आपकी जो गलतफहमी है, ये अभी कभी कभी आपको तंद्रा से लोग उतार देते हैं। आप लगातार देखो, कांग्रेस पार्टी की हालत देखो, लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी 100 की संख्या पहुंच नहीं रही है। लेकिन उनकी मानसिकता देखो, उनकी तरीके देखो, इसलिए लोग उसके ऊपर जब टिप्पणी करते हैं, हमें क्यों दोष देते हो? हम तो मेहनत करेंगे ही, हमारा विचार स्पष्ट है। आप तो धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं कि आलोचना करते हैं, हम आलोचना को वेलकम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये हमें बोलने नहीं देते हैं, न संसद में बोलने देते हैं। हम अगर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी उसको दूसरा ही एक शक्ल दे देती है, ये भी आरोप लगते हैं। देखिए, कोई किसी की तर्कविहीन बातों पे हम क्या उत्तर दे पाएंगे? संसद में उनकी भी एक भूमिका है, वो निभाते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हो आप, किस विषय पे बोल रहे हो? आपकी विषय पे समझ कैसे बन पा रही है? लोग उसको आज मूल्यांकन लोग कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना। आपको मैंने फिर कहा नम्रता के साथ, तीसरी बार आपको 14, 19, 24, आप 100 संख्या पार नहीं कर पा रहे हो। पीढ़ी दर पीढ़ी आपके खानदान इस देश की शासन किया, आजादी के उपरांत आपको मोनोपोली रही आपकी। आपको तो कभी 400 से ऊपर सीट भी मिला था, लेकिन आप नहीं परफॉर्म कर पाए। इसकी जिम्मेवार तो भारतीय जनता पार्टी नहीं होगा ना। देश की जनता ने आपको गद्दी से, सेवा से निवृत्त रखा है। अरे धर्मेंद्र जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बहुत क्लोजली आपने काम किया है, गृह मंत्री के साथ भी आप काम कर रहे हैं, अमित शाह जी के साथ। दोनों का जो वर्किंग स्टाइल है, क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए हैं, आप सरकार से भी जुड़े हुए हैं, दोनों का वर्किंग स्टाइल को आप कैसे भिन्न मानते हैं और कैसा एक जैसा मानते हैं कि उनकी जोड़ी इतनी हिट रही है?
देखो, सभी व्यक्ति का अपना अपना एक वर्किंग स्टाइल रहता है, शैली रहता है और विषयों को रखने की तरीका रहता है। लेकिन मैं कहूँ हमारे देश सौभाग्यशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे एक विशालकाय नेतृत्व, हिमालय जैसे एक नेतृत्व आज हमको मिला है। साहित्य में कहा जाता है कि ये हिमालय जैसे उनकी व्यक्तित्व है। आज देश को जिनकी दृष्टि आने वाले 1-2 शतक सेंचुरी के आगे की है, देश कैसे होनी चाहिए, देश की कभी कभी इन दिनों में प्रधानमंत्री जी ने एक विषय उठाया कैबिनेट में। मेरा सौभाग्य है, मैं उनके साथ संगठन में भी काम कर रहा हूँ, मैं उनके साथ सरकार में भी काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आने वाले 25-30 साल देश युवाओं की देश रहेगा। धीरे धीरे हमारी देश जैसे विकसित हो जाएगा, हमारी अर्थनीतिक स्थिति जब ठीक हो जाएगी, तब हमारी पॉपुलेशन एजिंग होगा, वयस्क हो जाएगा, तब हमारी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, ऐसे समाज की रचना कैसे होनी चाहिए, नागरिक सुविधाएं कैसे होनी चाहिए। 2024 में हम 2047 की स्थिति कैसे होगा कल्पना कर रहे हैं। आने वाले सदी के अंत तक भारत में अर्थनीतिक स्थिति क्या होगा, उसमें सामाजिक व्यवस्था क्या होगा, न्यू ऑर्डर क्या आएगा, इसकी दृष्टि रखने वाला नेतृत्व है। दूरदृष्टा है, अथक परिश्रमी है और एक टीम बना के एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, प्रजातांत्रिक मूल्यों को मानने वाला नेतृत्व, देश आज उन्हीं के नेतृत्व से आगे बढ़ रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति उनके साथ काम करके खुद को सौभाग्यशाली मानता है। आप दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी बन गए, पॉलिटिकल पार्टी भी बन गए। आपको लगता है उसका श्रेय आप किसे देंगे? आप कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को? क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और इसे प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक बड़ी उपलब्धि आप लोगों को हासिल हुई है। देखिए, इस देश में ना ये सत्य सनातन बात है, इस देश की एक विचार है। भारत एक सभ्यता है, भारत की एक विचार है, जिस विचार के विश्वासी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हम लोग भी हैं। हमारी विचारधारा सर्वोपरि है, आइडिया सर्वोपरि है, नीति सर्वोपरि है। निश्चित रूप में उसको इंटरप्रेट करना, नीतियां तो रहती है, विचारधारा तो रहती है। रेनेसांस किसको कहा जाता है? कभी कभी उस रेनेसांस को इंटरप्रेट करने के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, एक चेहरा की आवश्यकता होती है। आज उस नेतृत्व की स्पेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना केवल इस देश के लिए, मैं तो भारत को सौभाग्यशाली मानता हूं, इसी क्षण में विश्व की गरीब देशों की पहचान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। उसके ऊपर निश्चित रूप में एक आइडिया, एक आइडियोलॉजी और एक लीडर की विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक विचार स्पष्ट समर्पित कार्यकर्ताओं की झुंड चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी एक कंटिन्यूअस विशेष पद्धति से उसको निर्माण करती है। धर्मेंद्र जी, आज जो आपके साथ ये संवाद सेशन रहा, इसका शीर्षक हमने रखा था हरियाणा का बाजीगर, लेकिन क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं, मेरा एक सवाल जरूर आपसे पूछूंगी। बड़े बड़े चुनाव हम करा ले रहे हैं इस देश में, लेकिन अभी तक हम पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। देखिए, पेपर लीक थोड़ा हमारे देश में एक मैं उसको एग्जैजरेट नहीं कहूँगा, लेकिन कभी कभी जो उसको चित्रित किया जाता है, भारत एक युवाओं की देश है। बिल्कुल, भारत की युवाओं की आकांक्षा एकदम ऊंचाई तक है। व्यवस्था चलाने वालों की जिम्मेवारी है, मैं जिम्मेवारी कहता हूँ, मैं उस जिम्मेवारी से भागने का बात नहीं कह रहा हूँ। हमारे जिम्मेवारी हमारे देश के बच्चों को एक स्पष्ट पद्धति, एक प्रोसेस उनके सामने देना है, जिसमें उनकी विश्वास हो, जिसमें पारदर्शिता हो। आज की सरकार उसके प्रति कटिबद्ध है, हमने उसमें कई सुधार लाए हैं। पिछले दिनों में हमको जो कुछ चुनौती सामने आई थी, जो ध्यान में आई थी, उसको उस लर्निंग से हमें आगे बढ़ के एक अच्छे पारदर्शी प्रक्रिया लाने की हमारी दायित्व है। उस दायित्व को हम समझ के काम भी कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, मैं उम्मीद कर रही हूं, क्योंकि हरियाणा की एक बाजी को आपने पलटा है और जो दायित्व आपके हाथों में है उसे आप बखूबी निभाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद।